नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब प्रदेश में लॉकडाउन 21 जून 2021 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान ऑड इवन के फार्मूले को अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू प्रदेश में लागू रहेगा। वहीं दुकानों के खुलने का समय भी बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। दुकानों के खुलने का समय अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक रहेगा। शॉपिंग मॉल्स के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से लेकर साय 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्तियों को सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। जिम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। इसमें 50% ही लोग शामिल हो सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे। स्पा सेंटर फिलहाल नहीं खुलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सड़क हादसे में बाल बाल बच गए हैं। एक्सीडेंट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला को दूसरी कार से मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। हादसे में ओम प्रकाश चौटाला के बाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर आया हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गुरुग्राम से झज्जर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान SGT यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे तो एक कार उनकी गाड़ी के सामने आ गई। हादसे के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें फिट बताया है। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को डिपो के माध्यम से इस बार मिलने वाले सरसों के तेल के स्थान पर 250 रुपए प्रति लाभ पात्र दिए जाएंगे। जिला में करीब 1,98,440 राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन धारकों को एक कार्ड पर 25 किलोग्राम आटा, 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति, 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड, नमक 1 किलो प्रति राशन कार्ड व बाजरा 10 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के पास रघुनाथपुरा की पहाड़ियों में नंदीशाला की तरफ नगर परिषद की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई बस्ती को नप के दस्ते ने जमींदोज कर दिया है। यहाँ पर नगर परिषद की करीब 100 बीघा जमीन है, जिसके तलहटी वाले काफी हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसे अब गिरा दिया गया है। यहाँ रह रहे लोग मूलतः गरीब तबके से हैं और छोटे छोटे कुटिया जैसे मकान बनाकर गुजर बसर कर रहे थे, जिनमें से अनेक राजस्थानी मजदूर व लुहार समुदाय के बताए जा रहे हैं। मगर अब इनका आशियाना उजाड़ दिया गया है। नगर परिषद का अमला दोपहर बाद पुलिस के भारी बल के साथ कब्जा कार्रवाई करने पहुंचा था। करीब 3 दिन पहले नगर परिषद नारनौल द्वारा यहां रह रहे लोगों को यह बस्ती खाली करने की मुनादी करा दी गई थी। इसके बाद रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी भारी पुलिस बल के साथ बस्ती में पहुंचे और सभी लोगों से जगह खाली करने को कहा। तत्पश्चात नप द्वारा इस बस्ती पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते JCB मशीन द्वारा यहाँ बने मकानों एवं झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया गया और पक्के मकान व झोपड़ियां मलबे में तब्दील हो गए। आगामी 16 जून से चलने वाली कोटा उधमपुर विशेष गाड़ी के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव की मांग उठी है। दिल्ली रोहतक दैनिक यात्री समिति के प्रवक्ता सतपाल हाड़ा ने कहा है कि दिल्ली व रोहतक रेलवे लाइन पर बहादुरगढ़ एक प्रमुख स्टेशन है। इस स्टेशन से रेल के जरिए सफर करने वाले हजारों यात्री हैं। काफी गाड़ियां यहाँ ठहर कर जाती हैं। अब 16 जून से रेलवे द्वारा कोटा उधमपुर स्पेशल गाड़ी चलाई जा रही है। पहले यह गाड़ी उधमपुर से कोटा वाया सोनीपत पानीपत चलती थी, लेकिन अब इसका रूट बदल दिया गया है। यह दिल्ली रोहतक और जाखल दूरी के रास्ते कोटा से उधमपुर आई जाएगी, लेकिन इस विशेष गाड़ी का बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं किया जा रहा। यदि गाड़ी यहां रुकती है तो काफी यात्रियों को लाभ मिलेगा। बहादुरगढ़ के यात्रियों को भी कोटा या उधमपुर के लिए सीधी गाड़ी मिल जाएगी, इसलिए रेलवे इस ओर ध्यान दे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की महिलाएं भी जत्थों में दिल्ली की सीमाओं पर रवाना हो रही है। जींद जिले से खटखट टोल प्लाजा अलग अलग गांव से इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के सिंधु, टिकरी और ढासा बॉर्डर के लिए रवाना हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर जाने वाली महिलाओं ने कहा है कि खेती के 3 काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक महिलाएं हर मोर्चे पर डटी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में महिलाएं दिल्ली जा रही हैं। 6 महीने से ज्यादा समय से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इस मौसम में महिलाएं बिल्कुल फ्री हैं और दिल्ली की सीमाओं पर ठहराव कर आंदोलन को मजबूत करेंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी और काले कानून रद्द चाहिए। महिलाएं दिल्ली के हर बॉर्डर पर जाएंगी और किसानों की आवाज बुलंद करेंगी।
हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 पदों पर नियुक्तियों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। आयोग के 2 सदस्यों डॉक्टर कुलवीर छिकारा और डॉक्टर वंदना शर्मा का सोमवार को कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 सदस्यों डॉक्टर राजेश वैद्य और नीलम सिंह का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। राज्य सरकार अब इन चारों पदों के लिए नई नियुक्तियां करने जा रही है। 4 सदस्यों में से अधिकतम 2 पर भाजपा की साझेदार जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की पसंद के उम्मीदवार नियुक्त किए जा सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रथम और द्वितीय श्रेणी की भर्तियां करता है। आयोग के चेयरमैन व सदस्यों का पद संवैधानिक है तथा इन पर नियुक्तियों के लिए राजनीतिक स्तर पर खूब मारामारी रहती है। वन विभाग से रिटायर हुए IFS अधिकारी आलोक वर्मा फिलहाल हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। हरियाणा में दबंग और असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जमीन, मकान और दुकानों पर कब्जे कर लेना अब आसान बात नहीं रह गई है। ऐसे दबंगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हिसार के गांव 7 रोड खुर्द में एक व्यक्ति के प्लाट पर गुंडई प्रवृत्ति के लोगों द्वारा रातों रात कब्जा कर लेने के घटनाक्रम की जानकारी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट पर मिली तो उन्होंने SP को फोन कर तुरंत कब्जा हटवाने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री को जब अवैध कब्जा हट जाने की रिपोर्ट मिली तो उन्होंने स्वयं पीड़ित व्यक्ति को फोन लगाया और प्लाट कब्जा मुक्त हो जाने की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने DGP मनोज यादव को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में आम लोगों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में सभी बच्चे पास हो गए हैं। मेरिट के भी तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं क्योंकि पहली बार 62,000 विद्यार्थियों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं तो करीब 6,000 बच्चे 95 से 99% और 9,000 बच्चे 90 से 95% अंक पाने में सफल रहे हैं। इसके बावजूद इन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप यानी वजीफा नहीं मिलने वाली। अगर बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए तो पहले बोर्ड परीक्षा देनी होगी जिसके बाद शीर्ष स्थान पर आने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं पहली से 8वीं तक के बच्चों को इस बार किताबें खरीदने के लिए 200 से 300 रुपए सीधे उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। इसके अलावा वह सीनियर छात्रों से भी किताबें ले सकते हैं। सरकार निकट भविष्य में कई मामलों में न्यूनतम कानूनी उम्र में अहम फैसले लेने की तैयारी कर रही है। देश जब आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा होगा तो उसकी युवा आबादी के लिए उम्र के नए पैमाने होंगे। लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान होगी। सिगरेट तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र बढ़ेगी। शराब पीने की उम्र पूरे देश में एक करने के लिए इसे केंद्र और राज्य दोनों के कानूनी अधिकार में लाया जाएगा। इंटरनेट पर डेटा संरक्षण के दायरे में बच्चों की उम्र पर निर्णय लेने की जमीन भी तैयार हो चुकी है। विवाह की न्यूनतम उम्र लड़के और लड़की दोनों के लिए 21 साल करने संबंधी टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर नीति आयोग में 2 बैठकें हो चुकी हैं। इस बात के ठोस संकेत हैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन में इस पर अमल की घोषणा हो सकती है। धूम्रपान और तंबाकू सेवन की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के विधेयक का मसौदा भी तैयार है। केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बातचीत की शुरुआत कर सकती है। ये बातचीत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए होगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक न्योता नहीं भेजा गया है। न्यूज वेबसाइट NDTV के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों के संगठन गुपकार ने भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि वो परिसीमन से जुड़ी इस बातचीत में शामिल होगा। जून 2018 में जम्मू कश्मीर में तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था जब भाजपा ने PDP के साथ अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया था। इस घटना के बाद से वहां पर चुनाव को लेकर कोई भी सियासी हलचल नहीं हुई है। अगस्त 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया। मध्य प्रदेश में पिछले साल मार्च में कमलनाथ सरकार के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे होने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी में है। PM मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक की थी। इसके बाद सिंधिया समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके नेता को जल्द ही टीम मोदी में जगह मिलने वाली है। सिंधिया समर्थक एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सिंधिया को रेलवे की कमान मिल सकती है। हालांकि उन्हें शहरी विकास या मानव संसाधन जैसे अहम मंत्रालय दिए जाने की भी चर्चा है। उन्हें भाजपा में शामिल हुए 15 महीने हो चुके हैं। अब भाजपा उनसे किया वादा पूरा करने जा रही है। इसके संकेत दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक साफ दिखाई दे रहे हैं।
दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने पीजीटी टायर 1 परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। अब यह परीक्षा 25 से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट DSSSBonline.nic.in के जरिए परीक्षा का पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले यह परीक्षा 8 जून से 20 जून 2021 तक प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। बोर्ड ने फिलहाल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए हैं। हालांकि परीक्षा से करीब 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनलॉक के बाद निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जून यानी आज से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी इन पदों के लिए 14 जून से आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 13 जुलाई 2021 रखी गई है।